हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर वेलकम इन जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। तो अपना जो क्लास 12th क्लास में तो चैप्टर जो चल रहा था वो था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। और इसमें अपन जो पढ़ रहे थे वो था प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स। और अपन ने फ्रॉम एल्कीन में एक मार्कोनिकॉफ रूल को क्लियर किया था। अब आज अपन बताएंगे व्हाट इज़ द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एंड इसके लिए अपन को क्या प्रिकॉशंस ध्यान रखना है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो एल्कीन वाले टॉपिक में ही आ रहा है अपना बी पार्ट आता है। फ्रॉम एल्कीन ही लिख रहा हूँ यहाँ हेडिंग, फ्रॉम एल्कीन, ये थर्ड हेडिंग है। और इसी का अपन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ेंगे। अगर एसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, और इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करा देते हैं, HBr के साथ, रिएक्शन विथ HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शंस होगी तो यहाँ पर अपन इसका उल्टा प्रोडक्ट बनाएंगे, CH3 CH2 और CH2Br। कुल मिला के वहाँ अपन Br को लगाएंगे जहाँ हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा है, कम नहीं है, ज़्यादा है। लेकिन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होनी चाहिए, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तभी ये रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ Br लगाएंगे और यहाँ H। हालांकि मैंने लिखा इस तरीके से है वापस, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको लिखना क्या है। इसकी लैंग्वेज अपन बता देते हैं। पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शंस करते हैं तो ये वाला बनता है जहाँ हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा है अनसैचुरेटेड कार्बन पे। तो लिख देते हैं इसको, इन दिस रिएक्शन या एडिशन ऑफ HBr ऑन asymmetrical alkene then Br or negative part attach on unsaturated carbon which have maximum number of hydrogen atom that is known as anti मार्कोनिकॉफ या कोव, एंटी मार्कोनिकॉफ या खरास या पर ऑक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसी को अपन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलेंगे। अगर अपन एडिशन करते हैं HBr का, और HBr ही लेना है, ये ध्यान रखना है, HCl या HI का इसमें बनता नहीं है। ये जो मैकेनिज्म काम करता है इसके अंदर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट एडिशंस रिएक्शंस है। फ्री रेडिकल बनेंगे, H फ्री रेडिकल अलग बनेगा, Br अलग बनेगा, और वो किस पे कनेक्ट होंगे, यहाँ पे एल्कीन पे। लेकिन इसमें एसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर Br या नेगेटिव पार्ट को आपको अटैच करना है तो उस अनसैचुरेटेड कार्बन पे करेंगे जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है। इन दोनों में से अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, Br, और यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, एक H लगाएंगे। मार्कोनिकॉफ का उल्टा रूल लगाना है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, खरास इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट, ये सारे एक ही नाम है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है
ये रूल क्या बोलता है और कैसे अपन को किसी की लैंग्वेज बनानी है, इसका एक और एग्जांपल अपन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका। अगर ये रिएक्शन अपन को करनी है CH3 सी CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस मेरे को HBr लेना है, तो बताओ क्या बनेगा लेकिन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। अब ये पेरोक्साइड क्या होता है, ये भी मैं पेरोक्साइड बेंजोइल पेरोक्साइड ले, इसका स्ट्रक्चर लगभग ऐसा होता है C6H5 CO फिर OOCO और C6H5। ये बेंजोइल पेरोक्साइड जो है ये लेते हैं, तब अपन कहेंगे आपको Br को तो लगाना है CH2 पे और H को लगाना C पे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH CH3 और CH2 Br। ये रूल अपन को ये बताता है Br को वहाँ लगाएंगे जहाँ हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा है। अब हाइड्रोजन के नंबर आपको हो गए यहाँ पे भी तो ज़्यादा है, लेकिन मैंने एक वर्ड लिखा है अटैच ऑन अनसैचुरेटेड कार्बन। अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही अटैच करना है, हर एक पे अटैच नहीं करना है कि कहीं पे मन मर्जी है वहाँ लगा दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको वहीं लगाना है जहाँ हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा है लेकिन अनसैचुरेटेड कार्बन होना चाहिए। तो ये अपन ने फ्रॉम एल्किन वाला टॉपिक कंप्लीट किया और आपको मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के एग्जाम्पल देके अपन ने समझाया कैसे ये रूल अप्लाई होता है। अब नेक्स्ट जो आता है अपना टॉपिक वो है अगला जो प्रिपरेशंस है फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखेंगे अपन, फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस से हेलो एल्केन बनाना है और बनाना कैसे है ये देखो। RNH2 और RNH2 की रिएक्शन अगर NOCl के साथ अगर करवाएं, किसके साथ करवाएं, NOCl नाइट्रोसाइल क्लोराइड, तो इसमें प्राइमरी अमाइन से क्या बनाएंगे देखो, N से N कनेक्ट होगा तो क्या बन जाएगा N2 प्लस H2 और O मिलके क्या बन जाता है H2O। फिर बचा क्या R के साथ Cl, ये हेलो एल्केन बन गया। अब ये NOCl जो है इसका नाम अपन को लिखना है तो क्या लिखेंगे, नाइट्रोसाइल क्लोराइड। ये प्राइमरी अमाइन से बनाने के लिए नाइट्रोसाइल क्लोराइड का यूज करेंगे और उसमें एक हेलो एल्केन बन जाएगा, एक N2 बन जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब R की वैल्यू रखते हैं, रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं। R की जगह मैं रख देता हूँ CH3 CH2 और NH2, ये लिखा हुआ है, ये प्राइमरी अमाइंस है। ध्यान रखना प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में फ़र्क क्या है देखो, अगर NH2 आता है फंक्शनल रूप तो प्राइमरी अमाइंस, और अगर NH ही आता है तो सेकेंडरी अमाइंस, और ओनली अगर N आता है तो वो टर्सरी अमाइंस है। इसके बेस पे आपको रिएक्शंस करनी है। इसकी रिएक्शन फिर NOCl के साथ नाइट्रोसाइल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 CH2 Cl प्लस N2 प्लस H2O, ये क्लोरोइथेन बन गया, हेलो एल्केन या क्लोरोइथेन बन गया। तो ये रिएक्शन हो गई प्राइमरी अमाइंस। ये अपना शायद फोर्थ पार्ट था, एल्कीन के बाद में फोर्थ टाइप की रिएक्शंस थी। अब अपन फिफ्थ में लेते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। फिफ्थ पार्ट आ गया इसका हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज को करना है, हेलोजन को एक्सचेंज करना है। करना कैसे है ये देखो, आपको अगर फ्लोरो एल्केन या आयोडो एल्केन बनाना है तो ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन काम की, अदरवाइज दूसरी रिएक्शन दूसरा कोई प्रोडक्ट बनाना है तो ये काम की नहीं है। इसी में इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जो आएगी वो है, एक तो आ जाएगा आपके फिंकेल स्टीन, फिंकेल स्टीन रिएक्शन,
फिंकेलस्टीन में कैसे आपको क्या बनाना है, देखो आर एक्स लेते हैं अपन, आर एक्स की रिएक्शन NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड NaI, और प्रेजेंस यहाँ ले लेते हैं किसकी, एसीटोन। एसीटोन एक कैटलिस्ट है जो इस रिएक्शन को फास्ट करवाएगा और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, जिसमें Na इससे रिएक्ट नहीं करेगा और Na पे प्लस I पे माइनस ये चला जाएगा X के साथ। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, R के साथ I आ गया प्लस NaX। अब यहाँ X की वैल्यू आपके पास क्या क्या हो सकती है, तो X इजिकल टू आप क्या लिख सकते हैं, Cl और Br। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी कम होती तो अपन फ्लोरो को नहीं लेंगे, अपन वही लेंगे जो रिएक्ट कर सकता है, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन लेंगे और उसी की रिएक्शन से ये बनेगा। इसका एक एग्जांपल देके बताएंगे आपको, CH3CH2Cl प्लस रिएक्शन हो जाएगी NaI के साथ और प्रेजेंस वही है एसीटोन, तो यहाँ इसमें से NaCl बाहर निकल गया, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2I प्लस NaCl। आयोडो बना और NaCl रिमूव हो गया इस रिएक्शन में फिंकेलस्टीन के अंदर। इसी का एक बी पार्ट और है, वो भी कर लेते हैं और उसका नाम है स्वार्ट रिएक्शंस। कौन सा रिएक्शन है, स्वार्ट। स्वार्ट रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है, दोनों रिएक्शंस को इम्पोर्टेंट लगाओ ताकि आपको ध्यान रहे कि ये रिएक्शंस एग्जाम में आ रखी है और आपको कैसे इसको करना है। तो यहाँ पे भी मैं RX लूँगा, लेकिन X की वैल्यू क्या होगी ये अभी बताएंगे, और उसकी रिएक्शन मेटेलिक फ्लोराइड AgF के साथ इथाइलिन ग्लाइकॉल ले सकते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल, और AgF एक मेटेलिक फ्लोराइड है, AgF की जगह आप ये लिख सकते हो AgF या Hg2F2 कोबाल्ट फ्लोराइड, मेटेलिक फ्लोराइड, कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट का एक फ्लोराइड लेना है। वो लेने के बाद AgX के साथ चला जाएगा और RF के साथ, RF प्लस AgX, और RF को अपन क्या बोलते हैं, फ्लोरोएल्केन। अब R और X की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो R की जगह अपन X की जगह क्या लिख सकते हैं, X इजिकल टू अपन क्या लिख सकते हैं, Cl Br और I। फ्लोरो तो बनाना है तो F नहीं लिखना है, जो बनाना वो नहीं लिखना है। यहाँ पे भी Cl और Br, I तो बनाना था इसलिए I मैंने यहाँ नहीं लिया। Cl Br I की वैल्यू X ले सकते हैं। इसका एक एग्जांपल करके बताऊंगा मैं आपको, देखो नीचे CH3CH2Cl प्लस AgF सिल्वर फ्लोराइड और इथाइलिन ग्लाइकॉल। अगर आप नहीं लिखो तो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सारे कैटलिस्ट किस किस कैटलिस्ट को आप याद करोगे और कहाँ कहाँ लिखोगे, तो इससे अच्छा है ये रिएक्शंस याद करो। CH3CH2 और F फ्लोरोएल्केन प्लस AgCl, फ्लोरो इथेन बना और AgCl बाहर निकल गया। ये रिएक्शन थी हैलोजन एक्सचेंज की। और लास्ट अपन रिएक्शंस की बात करते हैं, वो आ जाता है अपना हुंस-डीकर रिएक्शंस। कौन सा रिएक्शंस है, हुंस-डीकर। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हुंस-डीकर रिएक्शंस, तो हुंस-डीकर रिएक्शंस 30 है, 6 पार्ट इसका। और हुंस-डीकर रिएक्शंस में अपन को बनाना है हेलो एल्केन बनाना है, लेकिन ज़्यादातर इसमें अपन क्लोरो और ब्रोमो एल्केन ही बना सकते हैं। बना कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लिया RCOAG और इसी की रिएक्शन अपन ने करवाई है Br2 ब्रोमीन के साथ, लेकिन प्रेजेंस किसकी रखी है, CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शंस करवाएंगे। तो R के साथ Br जगया, CO2 गैस बाहर निकल गई और प्लस एक AgBr भी बाहर आ गया।
तो यह RBr जो है ब्रोमो एल्केन बना, CO2 निकला और AgBr। तो यहाँ देखो ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से ये CO2 बाहर निकली। अब Ag जो है एक Ag एक Br को लेके भाग गया है, अलग हो गया, और पीछे एक Br पड़ा है, वो जो R के साथ मिलके क्या बनाएगा, ब्रोमो एल्केन। अब इसका अपन को एक एग्जाम्पल लेना है, तो क्या लेंगे, CH3COO Ag प्लस Br2, और यही प्रेजेंस ले लेते हैं CCl4 की। तो यहाँ एक Ag और Br बार, तो क्या बन जाएगा, CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। ये CH3Br ब्रोमोमीथेन, और यहाँ इसका नाम सिल्वर एसीटेट लिख सकते हैं। Ag को क्या बोलते हैं अपन, सिल्वर एसीटेट। उससे आप क्या बना सकते हो, ब्रोमो मीथेन, इथेन, कुछ भी बना सकते हो, डिपेंड करता है कार्बन के नंबर पे। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें अपन ने प्रिपरेशन सारी करवा दी है, सारे नाम एक बार मैं वापस रिवाइज करूँगा। फर्स्ट अपन ने करवाया था फ्रॉम एल्केन, सेकंड करवाया था फ्रॉम एल्कोहल, और एल्कोहल में 3 रिएक्शनें आपको बताई थी, याद करो वापस। फर्स्ट हाइड्रो हेलोजिनेशन, सेकंड है PCl3 PCl5, और थर्ड थी अपना डार्जन रिएक्शंस, जिसमें से डार्जन मैंने बोला था इम्पोर्टेंट भी है। अब उसके बाद में थर्ड रिएक्शन आ गई थी फ्रॉम एल्किन, और एल्किन में 2 रूल बता दिए थे, एक मार्कोनिकॉफ रूल और दूसरा कौन सा था, एंटी मार्कोनिकॉफ। दोनों रूल इम्पोर्टेंट है, वो दोनों एसिमेट्रिकल एल्किन पे लगते हैं। फिर अपन ने जो चौथा टॉपिक करवाया था वो था प्राइमरी अमाइंस की नाइट्रोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस में, और फिफ्थ जो टॉपिक करवाया था वो था अपना हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शंस, जिसमें 2 थी, स्वार्ट और फिंकलस्टीन, दोनों इम्पोर्टेंट है। और लास्ट अपन ने कराया था हुंसडी का रिएक्शन, इसको भी इम्पोर्टेंट लगाना है। कुल मिला के जो नेम वाली रिएक्शंस आती है, जैसे स्वार्ट, फिंकलस्टीन, हुंसडीकर और मार्कोनिकॉफ, ये नेम रिएक्शंस है। नेम रिएक्शंस को ज़्यादा आपको ध्यान देना है, उनको लिख लिख के याद करना है, क्योंकि काफ़ी सारी रिएक्शन है इस चैप्टर में। जब स्टार्ट हुआ तो रिएक्शंस का ही चैप्टर है, तो रिएक्शंस आती जाएगी, लेकिन आते आते तुम लोग पढ़ते पढ़ते बोर नहीं हो जाओ, इसलिए नेम रिएक्शंस को ज़्यादा स्पेशली आपको ध्यान रखना है, और उन्हीं रिएक्शंस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि एग्ज़ाम में या बोर्ड में कम से कम उन रिएक्शंस को आप रॉन्ग नहीं करके आएँ, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अपन जो टॉपिक लेंगे इसका, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो चीज़ें अपन को बतानी होती है कि क्या कलर होता है, क्या स्मेल होती है, क्या कुछ इसके अंदर अपन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या नेचर का होता है, पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, ये सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, जिसमें वो किस किस से रिएक्ट कर सकता है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन लिखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में वही चीज़ें पढ़ेंगे जो इनका कलर वगैरह, ये सारी चीज़ें अपन बता देते हैं। तो आज फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करवा देते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि लो मॉलिक्यूलर मास वाले, लो मॉलिक्यूलर मास वाले जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं, लो मॉलिक्यूलर मास के हेलो एल्केन्स जो होते हैं, वो जनरली की कौन सी स्टेट में है, गैस में अवेलेबल रहते हैं। लेकिन हाई मॉलिक्यूलर मास वाले जो कंपाउंड होंगे वो लिक्विड में या सॉलिड में अवेलेबल रहेंगे। तो सेकंड पॉइंट में भी लिख सकते हैं हाई मॉलिक्यूलर मास वाले जो होंगे कलरलेस लिक्विड, ये जनरली कलरलेस लिक्विड होते हैं हाई मॉलिक्यूलर मास में। लेकिन आयोडो एल्केन RI एंड RBr, आयोडो एल्केन और ब्रोमो एल्केन्स आर येलो कलर्ड लिक्विड, येलो कलर्ड
liquid in presence of sunlight, सनलाइट में इनका कलर जो है वो थोड़ा सा हल्का लाइट येलो हो जाता है। बाकी ये जनरली कैसे होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं। तो अपन ने अभी तक ये बताया कि गैस होते हैं, कलरलेस लिक्विड होता है, और ये कलरलेस लिक्विड कलर्ड में कब चेंज होते हैं, जब आप सनलाइट में ब्रोमो या आयोडो एल्केन को रख देते हैं तब ये कलरलेस लिक्विड हो जाते हैं। तो इसमें अपन लो मॉलिक्यूलर मास में ये लिख सकते हैं 4th पॉइंट में CH3F या CH3 CH2 Cl CH3 CH2 Br, ये सारे लिक्विड हैं। लेकिन अगर अपन आयोडो एल्केन की बात करते हैं, आयोडो वाला जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, वो सारे किस में हो सकते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये नॉर्मली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है कौन सॉलिड होगा कौन लिक्विड होगा। अगर हाई मॉलिक्यूलर वेट है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस उसमें ज़्यादा होते हैं, और लो मॉलिक्यूलर मास वाले में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। उसके बेस पे अपन ये लिखेंगे कि ये जो है कलरलेस लिक्विड हो सकते हैं, लेकिन आयोडो एल्केन्स या उससे हाई वाले वो क्या हो सकते हैं, सॉलिड में भी हो सकते हैं। 5th पॉइंट में अपन लिख सकते हैं दीज मॉलिक्यूल हेलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर, एल्केन्स आर पोलर इन नेचर but they are insoluble in water, insoluble in water but soluble in, but लिखने की जरूरत नहीं, soluble in organic solvent like CCl4 बेंजीन या CCl4 में ये सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं ये नॉन पोलर तो होते हैं। जैसे अपन अगर बात करें, ये स्ट्रक्चर बताऊँ आपको कि ये पोलर तो है लेकिन फिर भी सॉल्युबल क्यों नहीं है। R के साथ मान लो Br लगाया या R के साथ Cl लगाया, ये जो ग्रुप है ये नॉर्मली क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल पार्ट है। Br तो पॉलरिटी करेगा या Cl पॉलरिटी करेगा, लेकिन इनकी पॉलरिटी को फिनिश कर देता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप के कारण कोई भी पॉलरिटी नहीं होती है, ये वाटर में इनसॉल्युबल रहते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक CCl4 बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, इन सब में ये सारे क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये इनकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है। 6था पॉइंट इसमें लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट MP एंड BP ऑफ हेलो एल्केन्स, एल्केन increases with their molecular mass, अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैसे डिपेंड करता है, ये एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे मैंने ले लिया CH3Cl, फिर ले लिया CH3CH2Cl, और फिर ले लिया CH3CH2CH2Cl। अब जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी वैसे वैसे इनका कौन सा मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास अगर ज़्यादा होगा तो इनका कौन सा पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होंगे, वेट जितना ज़्यादा होता है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी इनका क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाई होगा। डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे। इसमें तो क्लोरो सेम है, लेकिन अगर इसकी बात करेंगे CH3F CH3Cl
और CH3Br और फिर CH3I की, तो आयोडो, मीथेन, फिर ब्रोमो, फिर क्लोरो और सबसे कम होगा फ्लोरो का। तो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, ये चीज़ डिपेंड करती है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ये आपको क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर अपन बात करें आइसोमर्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट की, तब आपको क्या ध्यान रखना है, तो वो भी पॉइंट अपन लिख देते हैं। 7th पॉइंट, इन द isomer of haloalkane बॉइलिंग पॉइंट, BP का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर अपन कहते हैं कि मान लो मेरा हाथ है, ये ऐसे है, अगर फ्लैट है तो दूसरा हाथ है, सेम मॉलिक्यूल है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा। लेकिन मैंने हाथ के सरफेस को चेंज कर लिया, हाथ वही है, लेकिन अब एरिया थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। एरिया जितना कम होता है उसके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स उतना ही कम होगा। अगर मॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो ये जनरली कौन सी स्टेट में रहेंगे, गैस या लिक्विड में। इसका मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा जिनका सरफेस एरिया कम है, और जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका एग्जांपल देके अपन ये समझाएंगे कि मेरे पास 3 हेलोएल्केन है, CH3, CH2, CH2, CH2 और Cl, और फिर सेम कार्बन की है जिनका मॉलिक्यूलर मास जो है लगभग सेम है, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर्स है वो थोड़े अलग है। इनको आइसोमर नाम दिया अपन ने, ये पहले बता रखा है। और लास्ट अपन बात कर लेते हैं ये 3 डिग्री की। अब देखो इन सब का फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर अलग अलग, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किन का ज़्यादा होगा, अपन कहते हैं इसका एरिया ज़्यादा है। जिसका एरिया ज़्यादा है उसका मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा, और मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा तो इसका कौन सा पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब आप लिख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो ये सारे पॉइंट आज अपन ने बताए इसके अंदर कि कैसे किसी का बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है। सारा एक बार देख लीजिए वापस कि भाई सबसे पहले लो मॉलिक्यूलर मास वाले गैस होते हैं, लेकिन हाई वाले कलरलेस लिक्विड होते हैं। येलो कलर्ड के लिक्विड कब बनेंगे, जब ब्रोमो या आयोडो एल्केन को आप लाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं। फिर अपन ने कहा जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन लो मॉलिक्यूलर मास वाले तो लिक्विड है, हाई मॉलिक्यूलर मास वाले क्या है, सॉलिड है। ये पोलर तो होते हैं लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल है, क्योंकि इनकी पोलरिटी ये डिपेंड करती नहीं है। ये एल्काइल ग्रुप के जो ग्रुप है वो नॉन पोलर ग्रुप है, वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा, वो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें डिज़ोल्व होगा। और बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो गया वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा करेंगे, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। और लास्ट जो है, अगर अपन आइसोमर्स की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ये आज की क्लास में अपन ने क्लियर किया। आज की क्लास को अपन यहीं फिनिश करते हैं, और जल्दी से जल्दी इनको शेयर कीजिए, नोट्स बनाइए, और भी बच्चों के पास ये वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि जिनको जो प्रॉब्लम्स आ रही है टॉपिक के अंदर वो क्लियर हो जाए और उनकी रेगुलर स्टडी चलती रहे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।